तो ये है भाई सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसका एक स्पेसिफिक रीजन मान लो, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेनलेस होता है तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन मान लो, पूरे उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रोसोम। क्लियर? सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं ये सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है ये तुमको अभी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ध्यान से देखो कि ये और कितने सारे सिलिंडर्स मिलकर बना हुआ है, ध्यान देना। तो हर टाइप से क्वेश्चन को सोच करके रखे रहो कि किसी भी तरीके से घुमा के दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा भाई क्वेश्चन में कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, तो पेरिफेरल कितने आ जाएंगे टोटल 18। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट कितने हैं, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हो जाएंगे टोटल 9। क्लियर मिलेंगे तो वो हो जाएंगे टोटल 9। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने अगर बोला गया तो भाई यहां पे आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो भाई, तो आज का जो पहला टॉपिक होगा तुम्हारा, हेडिंग लगाओ, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। क्लियर? तो ये बेसिकली जो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स होता है ये तुम्हारा मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होने वाला होगा। जैसे कि हम लोगों ने राइबोसोम के केस में देखा हुआ था, सेम वैसे ही ये भी मेम्ब्रेनलेस होता है। तो सबसे पहले नंबर पे लिख लो मेम्ब्रेनलेस। क्लियर? ये भाई मेम्ब्रेनलेस हो जाएगा। अब ये मिलता कहां कहां है अगर बोला जाए तो ये लिखना इस पे, प्रेजेंट इन एक तो आ जाएगा एनिमल सेल। क्लियर? एनिमल्स। इसके बाद आ जाएगा फंजाई और एल्गी। क्लियर? इन ग्रुप्स में देखने के लिए तुमको मिलने वाला होगा। और एब्सेंट कहां पे होता है अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा भाई हायर प्लांट्स। ठीक है, तो एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। क्लियर? तो इतना डिटेल तो इसका हो गया। इसके बाद मैं इसका एक स्ट्रक्चर तुमको दिखाता हूं, पहले वो समझो। उसके बाद फिर हम लोग बाकी डिटेलिंग जो है ये इमेज के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जितने तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वो तो कम ही दिया हुआ है। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग बाकी सारे चीजों का डील जो रहेगा वो हम लोग इमेज से कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली अब आगे आने वाले सेल ऑर्गेनल्स के इमेजेस जो है वो तुमको नहीं दिए हुए हैं। जैसे इसके बाद तुमको सीधा सिलिया और फ्लैजिला का ही एक इमेज देखने के लिए मिलने वाला होगा बुक में। क्लियर? बाकी हम लोग यहाँ पे सारे के इमेजेस कवर करेंगे। तो ये हो गया भाई। इसमें सबसे पहले देख लो, जैसे ये मान लो, वेट, जैसे ये मान लो हो गया, ये हो गया मान लो सेंट्रोसोम। क्लियर? इस टाइप से परपेंडिकुलर एक दूसरे के, अच्छा मैं पैरेलली बोल दिया था, वे सॉरी, परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल्स इस टाइप से देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से इसका दूसरा नाम हो जाता है भाई डिप्लोजोम। इसको डिप्लोजोम भी बोला जाता है। क्लियर? अब जैसे इसकी बात करोगे तो ये जो दो यहाँ पे तुमको सेंट्रियोल्स दिख रहे होंगे, ये बेसिकली यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोगों ने पिछला वाला टॉपिक किया हुआ था। क्लियर? जिसमें कि तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आए हुए थे, तो उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ ये तुम्हारा सेंट्रियोल्स होने वाला होगा। क्लियर है? उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये बना हुआ रहता है। याद करो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अल्फा बीटा। क्लियर? उसका डायमर बनता था, फिर डायमर को जब अरेंज किया जाता था भाई तो उसमें से एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनता था। तो वही सिलिंडर्स को मिला करके, मतलब कि ये एक सिलेंडर नहीं है, ये बहुत सारे सिलिंडर्स का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली में यहाँ पे 9 सिलेंडर का कॉम्बिनेशन आता है। क्लियर? यहाँ पे टोटल 9 सिलेंडर्स के कॉम्बिनेशन आता है। अभी देखेंगे भाई उसका भी स्ट्रक्चर फिर। क्लियर है? अब इसके जो इनसाइड में प्रेजेंट होने वाला रहेगा फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं किन्नोप्लाज्म, या फिर इसी को बोला जाएगा फिर सेंट्रोस्फीयर। क्लियर?
किसी किसी रेफरेंस बुक में अगर देखोगे तो इनमें से एक को मतलब कि जो ऊपर साइड में है उसको अब पेरेंट, इसको पेरेंट सेंट्रियोल्स बोला जाता है और कहीं कहीं पे इसको डॉटर सेंट्रियोल्स लिखा हुआ मिलता है। बट हम लोग को अभी उतने डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही तुमको दिमाग में बिठाना है भाई कि सेंट्रोसोम में दो परपेंडिकुलर अरेंज्ड क्या होने वाले रहेंगे, सेंट्रियोल्स। तो ये हो जाएंगे सेंट्रियोल्स, इसका भी लेबलिंग कर लो। सेंट्रियोल्स, इसके और मतलब कि इसको और जूम करके या फिर इसका लार्जर वर्जन का अगर हम लोग यहाँ पे इमेज ड्रॉ करेंगे तो टाइम लगेगा। इसको पहले जल्दी से ड्रॉ करो, इतने को लिखो, फिर हम लोग चलेंगे भाई इमेज पे और वहां पे बाकी डिटेलिंग कवर करेंगे। जल्दी इतने को कंप्लीट करो। हो गया होगा, डन, गुड। तो ध्यान देना, अब इमेज पे चल रहे हैं, वहीं पे मैं तुमको एलिमेंट्स बताते हुए चलूंगा, सारे को नोट डाउन करते चलना इसी के नीचे नीचे। और साथ ही साथ में एक डायग्राम तुम्हारे बुक में भी नहीं, सॉरी बुक में दिया ही नहीं है, तो वो डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना, जल्दी से हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर टाइमिंग उसका नोट कर लिया रहना, क्लास एंड होने के बाद आकर के उसको वापस से ड्रॉ करना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई, स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है उसमें। क्लियर? तो ये हो जाएगा सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल के लिए क्या बोलना चाहिए, डायग्राम, जिसको कि हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। और आगे का जो है देखो यहां पे, तो कल हम लोगों ने यहां तक का कंप्लीट किया हुआ था। अब जैसे यहां पे ये डायग्राम बनाया हुआ है, क्लियर? तो ये है भाई सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसका एक स्पेसिफिक रीजन मान लो, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेनलेस होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन मान लो, पूरे उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रोसोम। क्लियर? सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं ये सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है ये तुमको अभी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो कि ये और कितने सारे सिलेंडर से मिलकर के बना हुआ है। तो ध्यान देना, यहाँ पे तीन तीन का तुमको ग्रुप दिखेगा, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस टाइप से तीन तीन का ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है? इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट बोला जाता है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पे ट्रिपलेट तीन तीन के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड है, और ऐसे टोटल 9 पेयर्स बनते हैं। क्लियर? तो इसको बोला जाएगा 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स। क्लियर? इसके टोटल नंबर हो जाएंगे 9, और माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं बोलने से 9 3 या 27 आ जाएंगे फिर वहां पे। क्लियर है? और इनको ट्रिपलेट बोला जाता है। जनरली ट्रिपलेट के फॉर्म में इसको हम लोग को काउंट करना होगा, तो एक सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट्स मिलेंगे या फिर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट मिलेंगे, तो 9, और कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे अगर बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 27, और इतने माइक्रोट्यूब्यूल्स को मिला करके एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रियोल। क्लियर? क्लियर? समझ में आया ये? चलो, तो अब इसके आगे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जैसे इसका मान लो क्रॉस सेक्शन लिए, क्रॉस सेक्शन लिए तो ये दिखेगा कैसा, ये अपीयर कैसे होगा, तो ये देखो ध्यान से, ये होता है भाई सेंट्रियोल का डायग्राम, उसका तुम्हारा क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो जब उसको ऊपर से देखोगे, जैसे यहां पे जो ये सिलेंडर्स बने हुए थे, इसको अगर इस साइड से देखो या फिर इसको इस साइड से देखो, क्लियर, मतलब अपर व्यू इसका मान करके चलो, तब के केस में वो इस टाइप से अपीयर होगा। ध्यान देना, जो माइक्रो, अच्छा विजिबल है, हाँ विजिबल है, क्लियर विजिबल है। तो यहां पे ध्यान दो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट के फॉर्म में तीन तीन अरेंज है, तीनों मिल करके ये तीन का एक पेयर आ गया, इसके बाजू में ये तीन का पेयर आ गया, इसके बाजू में तीन का, तो इस टाइप से ये पेरिफेरल, पेरिफेरल बोलने का मतलब आउटर साइड में, ठीक है, आउटर साइड में, पेरिफेरल रीजन में, ये पेरिफेरल रीजन में ये इस टाइप से अरेंज होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। टोटल कितने ट्रिपलेट्स बने? 9, टोटल 9 ट्रिपलेट्स। क्लियर? अब ध्यान दो, अच्छा इसमें काम करते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें देखो ये डायग्राम क्लियर होगा। हाँ, तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक, ये डायग्राम तुमको ड्रॉ करना है। अब ध्यान दो इस पे कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है और इनके क्या क्या मतलब है। देखो जैसे ये तो जो तुमको गोले गोले लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे के सारे हो जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया।
माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद इनको कनेक्ट करने के लिए जो ब्लैक कलर में तुमको लाइन दिख रहा होगा, ध्यान से देखना इस पे। अगर हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये जो फिर स्टार्ट हुआ है ये हो जाएगा फिर 1 2 3। तो ध्यान दो, थर्ड नंबर का माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्रिपलेट, किसी एक ट्रिपलेट का थर्ड नंबर का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है अगले वाले के फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन ए बी सी के फॉर्म में किया जाता है। तो यहां पे ये जो कनेक्शन बन करके आया है इसको हम लोग बोलते हैं सी ए कनेक्शन। सी लिखा हुआ है यहां पे, ये हो जाएगा भाई सी ए कनेक्शन। तो सी ए कनेक्शन कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल अगले वाले के फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड रहता है, और इसी कनेक्शन को सी ए कनेक्शन बोला जाता है, या इसी को सी ए कनेक्टिव बोला जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया भाई सी ए कनेक्टिव। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, बोलने का मतलब यही वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स है। आगे ये जो सेंटर वाला पार्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं हब, इसको बोला जाता है हब। क्लियर? ये सेंटर के पार्ट से सारे ट्रिपलेट्स को ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा। तो जैसे साइकिल में बहुत सारे स्पोक्स लगे हुए रहते हैं, सेम वैसे ये स्पोक ही है। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। क्लियर? ये हो जाएगा भाई रेडियल स्पोक। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 स्पोक्स। 9 स्पोक्स बोलने का मतलब 9 ट्रिपलेट को ज्वाइन कराने के लिए 9 स्पोक का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये होता है 9 रेडियल स्पोक्स। ये आ गया समझ में इतना? और कौन सा लेवलिंग छूटा? ऊपर का। ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर तो तुमको दिख गया होगा, इसके आसपास में जो भी मटेरियल कंटेंट रहता है वहां पे तुमको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोल रहा है मेस्यूल। क्लियर? इसको बोल रहा है मेस्यूल। इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं एमटीजी। एमटीजी का मतलब हो जाएगा यहां से माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। और दूसरा नाम इसका यहां पे लिखा हुआ है पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट, तो तीनों ही इसी को बोला जाता है, एमटीजी, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट, और साथ ही साथ में ये आ जाएगा भाई मेस्यूल। दो तीनों ही नाम तुमको अच्छे से याद रखना है। ये एक इसका मेन फंक्शन क्या होता है अगर बोला जाएगा तो ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट करता है। नाम ही से पता चल रहा होगा भाई माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर लिखा हुआ है, तो ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करने का काम करता है। क्लियर? ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करने का काम करता है। तो जो भी डिटेलिंग में बताते चल रहा हूं उसको साथ साथ लिखते चलो, और अलग से इसको हम लोग और नोट डाउन नहीं करने वाले। क्लियर? चलो भाई, तो इसमें तो और कुछ लेबलिंग छूटा नहीं है, तो इतने को पहले जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं। जल्दी इतने को पहले जल्दी फटाफट करो, फिर पिछले वाले डायग्राम से कुछ डिटेलिंग और देखेंगे। जल्दी फटाफट। इस पे एक चीज और लिख लेना, ये एक चक्के के जैसा मतलब व्हील के जैसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको कार्टविल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कार्टविल स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्टविल स्ट्रक्चर, तो भाई क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से कि कार्टविल स्ट्रक्चर कौन से सेल ऑर्गेनल का देखने के लिए मिलता है? तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स का क्रॉस सेक्शन कार्टविल स्ट्रक्चर का दिखता है। क्लियर? ये इस टाइप से अपीयर होता है, तो वो भी तुम नोट करके लिख लेना वहां पे कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका क्रॉस सेक्शन जो रहेगा ये कार्टविल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कार्टविल स्ट्रक्चर लिखा भी हुआ है। क्लियर? तो कार्टविल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब यही है कि ये व्हील जैसा अपीयर हो रहा है यहाँ। क्लियर? क्लियर? चलो जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। आज छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल सारे कंप्लीट कर देंगे, हालांकि है ही नहीं बहुत ज्यादा। इसके बाद सिलिया फ्लैजिला देखेंगे, उसके बाद फिर माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज तुम्हारा चैप्टर का एंड मतलब कि एंड टॉपिक है, बट हम लोग उसको यहीं पे कवर कर लेंगे, वो तुरंत हो जाएगा। ठीक? और उसके बाद फिर जो तुम्हारा न्यूक्लियस बचने वाला रहेगा, न्यूक्लियस को अब हम लोग मंडे वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसको एक क्लास में मे भी हो जाए, कोशिश करेंगे एक क्लास में कंप्लीट कर ले। और दूसरा चीज, मैथ्स वालों का क्लास जो है वो रात में ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लगने वाला रहेगा। उनको क्या है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करवाने होते हैं। ठीक? तुम्हारा टाइमिंग जो है वो इसी में चलने वाला होगा। जिस दिन उनका शेड्यूल खाली रहेगा मैं तुम्हारे बायो की क्लास को वहां पे फिर शिफ्ट कर दूंगा। क्लियर? मतलब उस दिन तुमको बायो का एक और एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगा। बाकी जैसे हम लोग का कंटिन्यूटी में था वैसे ही अब इसको कंटिन्यूटी में लेकर के चलेंगे। अभी देखते हैं कितने दिन तक चलेगा।
बन गया क्या? इतने लेबलिंग तुमको एनी हाउ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्लियर? चलो भाई, तो इसके बाद अच्छा डन, ठीक। तो इसके बाद पहले इसके पहले का जो स्ट्रक्चर है उसमें से भी कुछ लेबलिंग देख लो। जैसे जो यहां पे और कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या यहाँ? हाँ, एक चीज ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई सेंट्रियोल 9+0 लिखा है, इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि अभी जब हम लोग सीलिया फ्लैजिला देखेंगे तो वहां पे ये सेंट्रियोल्स 9+2 देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो इसका बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान देना कि टोटल 9 ट्रिपलेट्स हो गए, टोटल 9 यहाँ पे ट्रिपलेट्स हो गए। ठीक, टोटल 9 ट्रिपलेट्स हो गए जो कि पेरिफेरल रीजन में है, और साथ ही साथ इसका जो हब पोर्शन है, मतलब इसका जो सेंटर है, सेंटर में इसमें एक भी और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। जबकि जब हम लोग क्या देखने वाले रहेंगे अभी, सीलिया फ्लैजिला, तो उसके स्ट्रक्चर में तुमको सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहां पे जैसे 9 और 0 लिखे हुए हैं, वहां पे 9 और 2 लेकर के चलेंगे। क्लियर? 9 और 2 लेकर के चलेंगे। चलो भाई, इतने को जल्दी, इसको भी लिखो जल्दी फटाफट, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। और कुछ इसमें क्या ऐसा ना, माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गया, स्पोक हो गया, ये पीनट, पीनट को अभी पीनट तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, इसको छोड़ दो। हालांकि पीनट जो रहता है वो स्पोक्स को क्या बोलना चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? उनका कनेक्शन पॉइंट होता है पीनट। उसके बाद एसी लिंकर ये देख लिया, सेंट्रल हब ये भी देख लिए। क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो इसके बाद इतना ही तुमको इसमें से लेबलिंग करना था। हो गया होगा? ये हो गया होगा? इतने में से तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी, ये जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स है ये भी हो गया कंप्लीट। इसके फंक्शंस तुमको लिखने हैं, तो मैं यहीं पे लिखा रहा हूं फंक्शन, देखते हैं कहां स्पेस खाली है। हाँ, इसी में आ जाएगा। चलो भाई, इसी में आ जाएगा, मैं इसी पे तुमको लिखवाता हूं। लिखो फंक्शंस। फंक्शंस सबसे पहले तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करवाने में हेल्प करने वाला है, तो लिखो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन भी लिख लो, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन होगा, इसी के बारे में डिटेलिंग करेंगे वहां। स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट फंक्शन। और इसके बाद इसका सेकंड फंक्शन लिख लो, इट फॉर्म्स बेसल बॉडी। जैसे हम लोगों ने कल वाले क्लास में भी देखा हुआ था कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं ये बेसल बॉडी बनाएंगे, किसके लिए बोलने से, सीलिया फ्लैजिला के लिए। क्लियर? तो इसमें भी वही स्टेटमेंट फिर से चिपका दो, क्योंकि भाई ये जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी वही लिखे हुए थे और इसमें भी सेम चीज ही बताना पड़ेगा फिर। तो लिखो इस पे हेल्प्स इन विथ फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ध्यान देना, यहां पे जो फ्लैजिला रहेगा ये तुम्हारे कौन से प्रोटीन का अगर बना हुआ ये आया, तो भाई ये हो जाएगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म होकर के आ रहा है। क्लियर? और इसका अभी तो यहां पे फ्लैजिला दे, और ये फ्लैजिला हम लोगों ने प्रो के केस में भी दे। एक सेकंड। हाँ, स्टेबल हो गया होगा अब। क्लियर? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एक फ्लैजिला अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक फ्लैजिला हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक के केस में देख चुका है। तो वहां पे जो फ्लैजिला था वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था, वहां पे स्पेसिफिक हम लोगों ने लिखा भी हुआ था। क्लियर? तो भाई ये यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला होने वाला है, और हम लोगों ने वहां पे प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला देखा था। तो फ्लैजिला जो रहेगा
इसका प्रोटीन भी तुमको याद रखना है, कनेक्ट करके याद रखो, उसको कनेक्ट करके याद रखो, क्योंकि ये किससे बना हुआ रहेगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ रहेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसका फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का होगा। और प्रोकैरियोट्स के केस में उसका जो फ्लैजिला था वो तुमको फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ मिलने वाला होगा। क्लियर? तो कौन से प्रोटीन से भी फॉर्म हुआ है ये भी तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई पिछले वाले चीजों को साथ साथ कनेक्ट करते हुए चलो। देखो चीजें रिपीट होता है, क्लियर, चीजें रिपीट होता है। चैप्टर में तुम सेम एलिमेंट को कम से कम 2-3 बार पढ़ते हो, ठीक है। इतने में भी अगर वो चीज तुमको याद नहीं हो पा रहा है तो भाई घर में और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, क्लियर, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ और साथ साथ में सारे के सारे एलिमेंट्स कवर करते चलो। पेंडिंग में बिल्कुल कुछ मत रखना, नहीं तो फिर तुमको ही भुगतना पड़ेगा फाइनली। हो गया होगा ये। तो बेसिकली इसका हम लोग को 2 ही फंक्शंस देखने हैं, इससे ज्यादा और अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। बाकी इससे जो काम रहेंगे ये हम लोग को आगे आने वाले चैप्टर्स में एक एक करके देखने के लिए मिलेगा। तो भाई सारा डिटेल यही पोथी बनाने का कोई मतलब है नहीं, इतना यहाँ पे लिखो बस। 2 फंक्शंस इसके हो गए और सारे इसके लेबलिंग, पार्ट्स के नाम, पार्ट्स के क्या बोलना चाहिए, फंक्शंस कि क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे तुम्हारे नए टॉपिक पे, नया सेल ऑर्गेनल। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सिलिया एंड फ्लैजिला। पहले इसका एक स्ट्रक्चर ही देख लो। ये हो जाएगा जैसे मान लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, इसके जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हो जाएंगे सिलिया, क्लियर। और यहां पे ये जो लंबे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हो जाएगा फ्लैजिला। सिलिया याद रखना सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक केस में भी ये चीज डील किया हुआ था कि भाई सिलिया जो रहता है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलता है, यूकैरियोट्स में ही मिलता है, क्लियर। वहां पे भी लिखे हुए थे, यहां पे भी फिर इसको एक बार रिपीट करेंगे। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लिए रहो और इसके बाद फिर हम लोग ये डील करेंगे आगे का। तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इसको सिलिया बोल रहा है, और साथ ही साथ ये जो लंबे स्ट्रक्चर बनकर के आए हुए हैं इसको फ्लैजिला बोल रहे हैं, ठीक। चलो भाई ठीक है, तो इसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ डिटेलिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जो रहता है ये इसका सिंगुलर, इसका अगर सिंगुलर बोलोगे तो बुक में लिखा हुआ है भाई सीलियम, और इसका अगर सिंगुलर बोलोगे तो इसमें फ्लैजिलम लिखा हुआ रहेगा। क्लियर, ये हो जाएगा इसका सिंगुलर। और इस हिसाब से क्लियर, तो ये हो जाएंगे इसके। अब ध्यान देना यहाँ पे सीलिया जो रहता है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेगा, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। और ये जो रहता है ये प्रो प्लस यू दोनों में मिलने वाला होगा, प्रोकैरियोट्स में भी और साथ ही साथ यूकैरियोट्स में भी। क्लियर, ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा, यूकैरियोट्स में भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर ध्यान देना, इसमें जो फ्लैजिला है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का है, वहां का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का था। तो यहाँ पे फ्लैजिला क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक के केस में इसको लिख लेना मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अब अगर इनकी बात करोगे तो सिलिया जो रहता है ये तुमको नंबर में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है और साइज इसका जो रहता है ये छोटा होता है। वहीं उसका अपोजिट हो जाएगा फ्लैजिला। फ्लैजिला जो रहता है ये तुमको नंबर्स में कम देखने के लिए मिलेगा और साइज जो रहता है एज कंपेयर टू सिलिया ये अच्छा खासा रहने वाला होगा। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में भी देखा था, तो इसमें लिख लेना भाई मोर इन नंबर एंड स्मॉल इन साइज। और ये क्या हो जाएगा, लेस इन नंबर ये, और ये हो जाएगा भाई एंड लॉन्ग साइज।
ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके लिए डिटेलिंग। इतने को पहले नोट डाउन करो, फिर इसका भी हम लोग डायग्राम पे जाकर के सारी डिटेल देखेंगे और उसके बाद माइक्रो बॉडीज पे उतरेंगे। पहले इतने को नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, बाकी डिटेल हम लोग डायग्राम से कवर करेंगे जल्दी। अच्छा एल एल आ गया, ठीक है, ये सिंगल है भाई, हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। देखो ध्यान देना, ये जो सीलिया फ्लैजिला रहता है, हमने देखा भाई कि इसका इसका जो बेसल बॉडी रहने वाला होगा ये भी सेंट्रियोल्स का ही बना हुआ रहने वाला होगा, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां पे भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर, वहां पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होने वाले होंगे। तो इसका जो बेसल बॉडी रहता है वो इस टाइप से तुमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर, इसका जो बेसल बॉडी रहता है वो इस टाइप से तुमको अपीयर होने वाला होगा। क्लियर, यहाँ पे ये आ गया। अब यहां से देखो अंदर से ये रेड कलर का जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर आते आते तुमको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स बाहर निकले हुए हैं और इन ट्यूब्स का एक सेक्शन, मतलब इतना काट करके जो दिखाया गया है वो ये है। तो यहाँ पे भी तुमको पहले वाले में जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे थे वैसे ही तुमको इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको अगर अच्छे से जूम में देखोगे तो भाई ये होगा तुम्हारा उसका मेन स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका अपर व्यू। क्लियर, तो हम लोगों को बेसिकली इसी डायग्राम पे फोकस करना है, इसी के बारे में डिटेलिंग देखना है। इसके पहले मैं पहले देख लो कि ये जो स्ट्रक्चर बनकर के आ रहा है यहां, ये जो स्ट्रक्चर बनकर के आ रहा है यहां से, ये हम लोगों ने देखा था भाई कि फ्लैजिला जो था वहां पे वो एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल था। क्लियर, प्रोकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में सीलिया और फ्लैजिला जो होंगे ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसको भी नोट डाउन करके लिखो, वहां पे लिखो कि cilia and flagella, these are extension of plasma membrane, these are extension of plasma membrane। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, दूसरा चीज समझो यहां पे एक कि अगर तुमको चीजें एक बार में याद नहीं हो पा रहा तो जब भी रिपीट होता है वो एलिमेंट उसको वापस से उसके बाजू में फिर से लिख लो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फिर एक बार फ्लैजिलिन प्रोटीन का भी डिस्कस किया, तो जहां पे तुम लोगों ने उसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन लिखा हुआ है बाजू में एक ब्रैकेट बना करके लिख लो भाई कि जो हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा हुआ था वहां पे फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ था। ऐसे तुमको हर जगह पे नोट कर करके लिख लेना चाहिए। क्लियर, तो क्या है चीजें वहां पे तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा और एक ही जगह पे तुम्हारे सारे पढ़े हुए एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बायोलॉजी का कॉपी बना रहे हो, बायोलॉजी का नोट्स बना रहे हो तो अपने साथ में स्टिकी नोट्स जरूर रखा करो। क्लियर, क्योंकि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, बीच में कोई सा चीज याद आ जाए तो उसको भी वहां पे लिखना पड़ेगा तुमको। अब उसके लिए जगह छोड़े रहोगे नहीं छोड़े रहोगे वो तो दूर की बात है फिर। क्लियर, तो इसीलिए स्टिकी नोट्स बायोलॉजी के लिए हमेशा रखा करो। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो खैर उसका रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। चलो भाई, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसके जो ये स्ट्रक्चर है वो प्रीवियस वाले बोलने का मतलब सेंट्रोसोम से कितना डिफरेंट है। तो ध्यान देना, ठीक। अब इसमें से ये स्ट्रक्चर भी तुम ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको अभी नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। भले मैं जितने तुमको डिटेलिंग यहाँ पे बताऊंगा बुक निकाले हुए रहोगे तो पेंसिल ले लो, यहीं पे उसको लिख लो। क्लियर, यहीं पे लिख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको अलग से स्ट्रक्चर बनाने का कोई रिक्वायरमेंट अभी के लिए फिलहाल नहीं है, बाकी घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, अपने नोट्स में लिख लेना उसको बना करके। आगे देखो, अब यहाँ पे इसके भी सारे टर्म्स को एक एक करके डिटेलिंग कर लेते हैं, फिर हो जाएगा काम। देखो इसके बाहर में यहाँ पे भी तुमको ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए या सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। प्रीवियस सेंट्रियोल्स के केस सेंट्रियोल्स के केस में माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट थे। क्लियर, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट थे, बट यहाँ पे जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल दो के पेयर में, वहां पे तीन के पेयर में था, यहाँ पे दो के पेयर में। इसको बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, इसको बोला जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। अब ध्यान देना,
माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट इसको बोला गया है, और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर मतलब कि इसका अरेंजमेंट देखो, ये जो बाहर के साइड में तुमको जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं इनको बोला जाएगा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट। और ये जो तुमको सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे भी तो तुमको दिख रहे होंगे, ये डबलेट नहीं, ये दोनों सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। क्लियर, इनको मिला करके डबलेट बोलोगे वो बात अलग है, बाकी ये दोनों अटैच नहीं है। इनके बीच में भी तुमको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा होगा, लिंकर दिख रहा होगा। क्लियर, इनके बीच में यहाँ पे तुमको एक लिंकर दिख रहा होगा ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा क्या चीज बोलने से, एक तो सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल्स, साथ ही साथ ये हो जाएंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसमें भी टोटल 9 होते हैं, इसमें भी टोटल 9 होते हैं। तो 9 के बेसिस पर अगर इसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करोगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करोगे तो टोटल यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे 18। डबलेट की बात करोगे तो टोटल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 डबलेट में प्रेजेंट है। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करोगे पूरे स्ट्रक्चर में तो 18 हो गया पेरिफेरल साइड में और 2 आ जाएंगे तुम्हारे सेंटर में। तो हर टाइप से क्वेश्चन को सोच करके रखे रहो कि किसी भी तरीके से घुमा के दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा भाई क्वेश्चन में कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, तो पेरिफेरल कितने आ जाएंगे, टोटल 18। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट कितने हैं, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हो जाएंगे टोटल 9। पेयर में लेंगे तो वो हो जाएंगे टोटल 9। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं अगर बोला गया तो भाई यहां पे आ जाएंगे तुम्हारे, क्या बोलना चाहिए, 20। 18 हो गया पेरिफेरल का, 2 हो गया सेंटर का। और अगर इसको तुमको टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया तो याद करो अभी मैंने बताया हुआ था, वहां पे हम लोगों ने 9+0 लिखा हुआ था, यहां पे 9 प्लस सेंटर के 2, तो ये हो जाएंगे 9+2। क्लियर, तो इस हिसाब से भाई तुम्हारा हो गया ये माइक्रोट्यूब्यूल का डिटेलिंग। इसके बाद तुमको और ज्यादा डिटेल इसमें नहीं देखना है, बस यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, एक लेयर बना हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ, जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से सेपरेट करता है। क्लियर, क्या करने वाला होगा ये, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से सेपरेट करता है। ये हो जाएगा क्या चीज, सेंट्रल शीथ। क्लियर, सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ के बाद फिर सारे के सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी वैसे ही रेडियल स्पोक से जुड़े हुए रहेंगे जैसे कि सेंट्रियोल्स में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे टोटल 9 डबलेट है, तो 9 डबलेट को ज्वाइन करवाने के लिए टोटल 9 यहाँ पे तुमको रेडियल स्पोक्स देखने के लिए मिलेंगे। ये हो जाएंगे टोटल 9 रेडियल स्पोक्स। क्लियर, अच्छा इसमें हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर भी ये बाजू में एक बार लिख लेंगे भाई, ताकि एक बार जब तुम इसको देखो रिवीजन के टाइम पे तो तुमको याद आ जाए एक ही जगह पे। छोड़ दिए रहोगे तो फिर भेजे में कुछ आएगा ही नहीं। क्लियर है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगा वही एक्सटेंड होगा तो जाकर के ये बनने वाला रहेगा। ऐसे समझो, एक बलून ले लिए, उसमें एक रॉड जो रहेगा उसको पूरा बाहर, मतलब उसको फाड़ना नहीं है, ठीक है, वो फटना नहीं चाहिए, उसमें एक रॉड, इस टाइप से कोई एक रॉड लेकर के बाहर निकाल दो, तो जो तुम्हारा शेप बाहर निकला हुआ रहेगा वही क्या है, तुम्हारा सीलिया और फ्लैजिला। समझ में आया, वही क्या हो जाएगा, सीलिया और फ्लैजिला। भाई वो स्ट्रेच होकर के बाहर निकल आएगा उस टाइम पे, और थोड़ा सा एक पतला स्ट्रक्चर दिखने वाला रहेगा, वही होता है सीलिया और फ्लैजिला। क्लियर, वैसे ही तुमको देखने के लिए मिलेगा सीलिया और फ्लैजिला। तो वो जो बाहर की तरफ निकल जाएगा, जो भी तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, एक पतला सा स्ट्रक्चर, वो किसका एक्सटेंशन हो गया, वही बलून का एक्सटेंशन हो गया। सेम वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा सीलिया और फ्लैजिला। क्लियर, चलो इसीलिए वहां पे तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बाद और कुछ छूटा गया, हाँ, ये इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये जो डबलेट है इनको कनेक्ट करने के लिए इनका जो लिंकर है, लिंक करने के लिए जो यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये हो जाएगा इंटर डबलेट ब्रिज। हो गया इतना, बाकी सारे लेबलिंग तो हम लोगों ने देख लिया, इतना क्लियर। अब दूसरे डायग्राम पे देखते हैं, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग रहा तो उसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज इतना ही है, इससे ज्यादा और तुमको नहीं करना। देखो एक चीज और, लेबलिंग में और चिपकाते चलो साथ साथ, उसी डायग्राम में लिखते। देखे एनसीईआरटी के बुक में सारा लेबलिंग दिया भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
नाम दिए हुए हैं पैराग्राफ में, एक्सोनिम, एक्सोनिम दिया रहेगा। तो ये जो पूरा सेंट्रल का पार्ट दिख रहा है जो इनसाइड में है, ये मेम्ब्रेन को छोड़ दो, मेम्ब्रेन छोड़ने के बाद जो सेंट्रल में पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सोनिम। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेंट्रल पार्ट को क्या बोला जा रहा है, एक्सोनिम। क्लियर, सेंट्रल पार्ट को बोला जा रहा है एक्सोनिम, एक्सोनिम लिखे। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसमें लिखो डायनीन प्रोटीन। एक सेकंड, ये जो व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसमें लिखो डायनीन प्रोटीन, डायनीन प्रोटीन लिखा हुआ है क्या इसमें, कहीं पे नहीं लिखा है। इसमें लिखो ये जो मोर के क्या बोलते हैं वो सामने से जो गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, वैसे यहाँ पे भी तुम बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, उसमें लिखो डायनीन प्रोटीन, डायनीन प्रोटीन। ये जो लिखा हुआ है यहाँ, कहाँ गया ये जो लिखा हुआ है डायनीन प्रोटीन, ये हो जाएगा भाई डायनीन प्रोटीन। अभी समझाएंगे इसका, इसमें भी क्या आता है डायनीन प्रोटीन में भी। एक काम करो, लिखो यहीं पे लिखो डायनीन प्रोटीन, जहां पे लिखे हुए हो उसमें लिखो, मैं बाजू में लिख रहा हूं, डायनीन प्रोटीन के लिए लिखना है कंटेन्स एटीपीएज, एटीपीएसई। तो भाई एटीपीएज जो है, एटीपी सिंथेटेज वो अलग था, एटीपी सिंथेटेज जो था वो एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए था। क्लियर, वो एटीपी को फॉर्म करवाएगा। अब भाई जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो उसी एटीपी को तोड़ा जाएगा, तब जाकर के एनर्जी वहां से जनरेट हो पाएगा। तो इसी हिसाब से ये जो एटीपीएज एंजाइम रहता है ये डायनीन प्रोटीन कंटेन करता है। डायनीन प्रोटीन के पास एटीपीएज एंजाइम होता है जो कि एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा और इसी से फ्लैजिलल मूवमेंट होगा। क्लियर, मतलब फ्लैजिला जो है ये ऑर्गेनिज्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर, ठीक है, तो इसको लिखो डायनीन प्रोटीन। क्लियर, लिखो इसको जल्दी फटाफट लिखो। एक और प्रोटीन बताऊंगा फिर, इसको लिखो डन, गुड। अच्छा डायनीन आर्म ही दिया हुआ है और एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, चलो भाई ठीक है, तो और नहीं दिया हुआ है तो उसको फिर छोड़ो। बेसल बॉडी को लिख लेना, काइनेटोसोम बोला जाता है, ये भी लिख लो काइनेटोसोम बोला जाता है। बेसल बॉडी जो रहेगा फ्लैजिला या सिलिया का, इसको काइनेटोसोम बोला जाएगा, काइनेटोसोम, काइनेटोसोम। क्लियर, क्लियर। अब भाई इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके भी लेबलिंग कर लेते, लेकिन देख रहे हो कितना कचरा उस पर करना पड़ता। एक तो वो स्ट्रक्चर ठीक तरीके से बनता भी नहीं, और नाप नाप करके कौन बनाया, अभी उतना टाइम ही नहीं है, तो पूरे टाइम तुम्हारा स्ट्रक्चर में ही चला जाता है। और बुक में तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन डिटेलिंग सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टर्म्स तुमको यहाँ पे बताए गए हैं सारा कुछ बुक में, सॉरी बुक में इंक्लूडेड है। क्लियर, वहां पे भले डायग्राम में तुमको ना दिया रहे बट पैराग्राफ में दिया हुआ है। हो गया ये, यहां से फिर और कुछ बचा क्या, ये हो गया रेडियल स्पोक, ये ठीक है कंप्लीट, इसमें से ये भी कंप्लीट। क्लियर, तो ये हो गया भाई तुम्हारा, क्या बोलना चाहिए इसको, सीलिया और फ्लैजिला भी कंप्लीट। ठीक है, इससे ज्यादा और नहीं करना। उसमें एक लिख सकते हो भाई कि ये क्या फंक्शन क्या होता है, बोलने से ये मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो क्लियर आ रहा होगा। एक्चुअली में क्या है, अब पता नहीं नेटवर्क का इशू है कि क्या है, थोड़ा थोड़ा बीच में स्क्रीन रुक रहा है। बाकी मोबाइल पे चेक करने से कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, फिर भी अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको बता देना। एक चीज और, लास्ट टॉपिक बचा हुआ माइक्रोबॉडीज, उसको हम लोग बोर्ड में बनाएंगे, पहले एक आध देखते हैं इसका कुछ इमेज है या नहीं है। नहीं, बस इमेज वगैरह नहीं है, चलो फटाफट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आज के लिए। उसके बाद फिर न्यूक्लियस, एक ही तुम्हारा ऑर्गेनल बचेगा, इसको हम लोग करेंगे मंडे वाले क्लास में, और कोशिश करेंगे एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। बाकी मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही उसमें डिटेल मेरे को बताना पड़ेगा तुमको। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज बुक में तो 2 लाइन लिख करके छोड़ दिया है, बट हम लोगों को अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में फिर इसका यूज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग 2-3 इसके टाइप्स जो हैं इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर, तो चलो भाई लिखो इस पे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल।
बाउंड स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये। इसके साथ साथ इसके तुमको टोटल 3 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, इसके टोटल 3 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। 3 टाइप्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक को हम लोग बोलेंगे यहां से परऑक्सीजोम। चलो पहले नाम ही लिख देते हैं, परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम एक हो जाएगा भाई इसमें से ग्लाइकॉक्सी नहीं, ग्लाइऑक्सी। क्लियर, ग्लाइऑक्सीजोम। एक और है, चलो लिखते लिखते याद आ जाएगा। क्लियर है, लिखते लिखते याद आ जाएगा। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना। चलो ग्लाइऑक्सीजोम हो गया ये। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर वो याद आते जाएगा। परऑक्सीजोम देखो, इसका जो परऑक्सीजोम का टाइप है, ये कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है। क्लियर, कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है जिससे कि ये ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन करके परऑक्साइड में उसको चेंज करता है। ये ऑक्सीजन को ब्रेकडाउन करेगा, उसको तोड़ेगा और उसको ये परऑक्साइड में चेंज करता है। परऑक्साइड बोलने का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। याद कर लो, ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चालू करेंगे वहां पे भी यूज होने वाला रहेगा। और परऑक्साइड जो लिंकेज रहता है ये तुमको और आगे के टॉपिक्स में भी देखने के लिए मिलने वाला होगा। क्लियर, जैसे बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो वहां पे फिर परऑक्साइड लिंकेज हम लोग को भी देखना है। तो परऑक्साइड जो रहता है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच का क्या होता है तुम्हारा, मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग हुए रहते हैं वहां पे। क्लियर, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं, जबकि O2 जो रहता है ये हम लोग डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दिखाते हैं। क्लियर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहां पे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा उसी को हम लोग परऑक्सी बोलते हैं। परऑक्सी परऑक्सी जो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, चाहे वो एनिमल बॉडी में हो चाहे वो प्लांट बॉडी में हो, ये मिलेगा तुमको दोनों में। परऑक्सीजोम जो है ये मिलेगा तुमको दोनों में, प्लांट बॉडी में भी देखने के लिए मिलेगा और एनिमल बॉडी में भी देखने के लिए मिलेगा। तो पहले सुन लो फिर लिखवाएंगे एक एक करके। तो परऑक्सी ये क्या बना रहा है, परऑक्साइड बना रहा है, 2 ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड से लिंकेज करवा रहा है। तो परऑक्साइड जो रहता है ये प्लांट बॉडी के लिए भी और एनिमल बॉडी के लिए, दोनों के लिए ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्लियर, दोनों के लिए क्या होगा, हार्मफुल होने वाला होगा। इतना समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब इतने को पहले एक एक करके लिखते हैं और उसके बाद फिर आगे को कंटिन्यू करेंगे। लिखो, परऑक्सीजोम contains enzyme to synthesize peroxide। क्लियर, इसमें लिख लेना हार्मफुल फॉर बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। हार्मफुल फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर, तो भाई ये अगर हार्मफुल है और फॉर्म हुआ है, ये अगर बॉडी में हार्मफुल है और फॉर्म हुआ है तो उसको किसी न किसी तरीके से नेचर उसका कुछ उपाय भी किया रहेगा ताकि इसको वहां से हटाया जा सके। क्लियर, क्योंकि भाई अगर हार्मफुल रहेगा तो फिर वो सर्वाइव कर पाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इसी के पास एक और एंजाइम प्रेजेंट होगा, कैटलेज। कैटलेज एंजाइम to break down peroxide, to break down peroxide। क्लियर, ठीक है, चलो नोट करो इतने को फटाफट। भाई आज कितना उमस है बाहर में, जल्दी जल्दी इसको लिखो फटाफट, फिर इसके बाद ग्लाइऑक्सीजोम देखेंगे। हो गया, हो गया। चलो अब ग्लाइऑक्सीजोम देखते हैं। अच्छा ये हो जाएगा भाई स्फेरोजोम। हाँ, स्फेरोजोम। क्लियर,
स्फेरोसोम्स, क्योंकि ये वो जो है वो फैट को सिंथेसाइज करेगा और फैट को स्टोर करने का काम करता है। ये जो रहता है ये उसी फैट को फिर तोड़ने का काम करता है। क्लियर? तो इसमें चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ये इसमें लिखो सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट। क्लियर? क्लियर? इसके बाद इसमें एक और चीज लिखेंगे, वो लाइसोसोम में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये जो रहता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके पास रहने वाला होगा। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता था? चीजों को डाइजेस्ट कर लेना। क्लियर? तो ये इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है, और ये जो रहता है ये प्लांट में तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो प्लांट में देखने के लिए मिलता है, तो लाइसोसोम के जैसा बिहेव किया, लाइसोसोम के जैसा बिहेव किया। तो प्लांट बॉडी में स्फेरोसोम जो रहता है ये एज लाइसोसोम एक्ट करने वाला होगा। तो इसमें लिखेंगे पहले सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट और कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक्ट एज लाइसोसोम इन प्लांट बॉडी। एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन हम लोग स्टेटमेंट्स आगे के टॉपिक्स और चैप्टर्स में यूज करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो एग्जैक्ट इन्हीं लाइंस का ही हम लोग यूज करने वाले हैं। एक भी पॉइंट तुम्हारे लिए मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं है, सभी को एज इट इज याद करते हुए चलो। ये आ गया इतना समझ में? एक्ट एज लाइसोसोम इन प्लांट बॉडी, और ये फाउंड इन प्लांट, ये ऐसे लिख लो, यहां ऊपर में लिख रहा है फाउंड इन प्लांट। क्लियर? और ये एनिमल प्लांट्स दोनों में देखने के लिए मिलेगा, बट मेजरली ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। मेजरली प्रेजेंट होता है ये प्लांट्स में। ग्लाइऑक्सिजोम, अब ध्यान देना, ये जो फैट बनाया हुआ है उसी फैट का ब्रेकडाउन करके ये उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट में उसको ये चेंज करता है। क्लियर? तो ये लिखना है इस पे, कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। और इस टाइप से जो नया कार्बोहाइड्रेट बनकर के आता है, ये तो ग्लूकोज ही है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप से जो नया कार्बोहाइड्रेट बनाने का प्रोसेस रहता है या नया ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको हो जाएगा ग्लूकोज, नियो हो जाएगा न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, तो ये हो जाएगा भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस। आगे इतना समझ में? तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, सिर्फ इतना 3 टाइप्स उसके लिख लो, और उसके हल्के फुल्के फंक्शंस वगैरह क्या काम आते हैं या क्या इनका फंक्शंस होता है, यही बस तुमको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि इनके यूजेस हम लोग एज इट इज, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है एज इट इज स्टेटमेंट के फॉर्म में आगे में करने वाले रहेंगे। तो भाई पहली बार अगर वहां पे सुनोगे तो वहां पे फिर और इतना डिटेल कर पाना तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उस स्पेसिफिक टॉपिक या फिर उस स्पेसिफिक चैप्टर के अपने एलिमेंट्स भरे पड़े रहेंगे। तो जो यहां पे हम लोग को कवर करने का है वो यहीं पे खत्म करते हुए चलो। तो इतना डिटेलिंग तुम्हारा बुक में नहीं दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन फटाफट इसको नोट डाउन करो जल्दी। डन, गुड। तो ठीक है भाई, इतने में से तुम्हारे सारे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, न्यूक्लियस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर है इस चैप्टर, क्योंकि इसीलिए इसको पहले स्टार्ट किया गया है। ये तुम्हारे पूरे बायोलॉजी का बेस है। देख रहे हो कितने सारे एलिमेंट्स हम लोग को देखना पड़ा, और कितने सारे नए नए चीजों से तुम लोग को इंट्रोड्यूस होना है, होना हुआ यहाँ। क्लियर? तो इस हिसाब से देखोगे तो ये पूरे बायोलॉजी का बेस है भाई, और इसके सारे एलिमेंट्स याद रखे रहो। ये सारे एलिमेंट्स अगर याद रखे रहोगे तो आने वाला हर चैप्टर तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। अदरवाइज सिर्फ भेजे का बोझा ही बढ़ाने वाला होगा, और दूसरा कोई उसका और क्या बोलना चाहिए सेंस और नहीं निकलने वाला। क्लियर? तो इस हिसाब से हर एक एलिमेंट को, हर एक क्या बोलना चाहिए स्टेटमेंट को एज इट इज जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको याद कर लो। सीधी सी बात है,
पहले के चैप्टर्स के जितने एलिमेंट्स रट लोगे, सीधी सी बात रट लोगे। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, ये नाम को तो रट्टा ही मारना पड़ेगा भाई। पहले के चैप्टर्स के जितने, अभी जब हम लोग इनिशियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी शुरुआती के 1-2 चैप्टर्स के जितने एलिमेंट्स रट्टा मार लोगे वो सब तुमको आगे के टॉपिक समझने में मतलब कि आसानी देने वाला होगा। क्योंकि नाम एक बार याद हो जाता है तो प्रोसीजर फिर जल्दी समझ में आता है। नाम ही याद नहीं रहेगा तो आने वाले स्पेसिफिक टॉपिक में तुमको नाम भी एक तो याद करना है, साथ ही साथ प्रोसीजर भी याद करने हैं, तो उस टाइम पे फिर कंफ्यूजन होता है और भेजे में कुछ जाता ही नहीं है। क्लियर? तो फैक्ट वाले एलिमेंट को अलग से ही रट्टा मार लो, सीधा सीधा। ठीक है? तो भाई आज के लिए तुम्हारा क्लास हो गया, इतना ही डिटेलिंग हम लोग को देखना था। नेक्स्ट क्लास अब होगा तुम्हारा सीधा मंडे को, और मंडे को हम लोग फिर न्यूक्लियस देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाएंगे। कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधे क्लास और जाएगा। ठीक, आधे क्लास वो और जाएगा। उसके बाद फिर जो हम लोग का फिजिक्स कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स का वो चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब आगे की क्लास रहेगा तुम्हारा मंडे से।